पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। अमेरिका हो सकता है कि भारत की तुलना में काफी बड़ा हो, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हो, लेकिन कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उसमें और भारत में लगभग बराबर बराबर हम खेती बाड़ी योग्य भूमि दोनों के पास है। हमसे कई गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। रूस भी बहुत बड़ा है, चीन भी बड़ा है, लेकिन खेती योग्य भूमि अमेरिका भारत के समकक्ष रखता है, भारत से ज्यादा नहीं रखता। चीन पीछे है, रूस पीछे है, ऑस्ट्रेलिया और पीछे है, ब्राजील और भी पीछे है। जब यहां पे खेती बाड़ी योग्य उत्तम भूमि थी, अच्छे संसाधन थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा थी, तो मानवीय सभ्यता भी यहां पे खूब फली फूली आगे बढ़ी, खूब विकसित हुई। हर क्षेत्र में भारत ने खूब प्रगति की। कहते हैं यानी 11वीं सदी में भारत के अंदर आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़ की पॉपुलेशन भारत के अंदर रह रही थी। बाद में विदेशी आक्रांताओं ने, तमाम प्रकार के हमलों ने, फिर यहां पर कुल आबादी जो भी थी भारत के अंदर, ये केवल कृषि पर निर्भर नहीं थी। कृषि के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का भी बहुत अच्छा तंत्र भारत के अंदर मौजूद था, बहुत अच्छा तंत्र मौजूद था। ये दोनों मिलाकर के दुनिया को भारत की आर्थिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 40% थी। 11वीं सदी तक आते आते ये घटकर के 30% तक पहुंचा, और जब आज से 300 वर्ष पहले आप 17वीं सदी में पहुंचते हैं, भारत की हिस्सेदारी घट करके 25% पहुंची।
1947 आते आते ब्रिटिश कालखंड के अंदर तो भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को पूरी तरह बंद करवा दिया गया। भारत के अंदर होने वाली परंपरागत खेती, जिसको आप प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोगों के पास उत्तम पशुधन था, उसके माध्यम से जो लोग खेतीबाड़ी करते थे, साथ साथ आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर थी, शेष अन्य लोग अन्य प्रोडक्शन के कार्यों के साथ जुड़े हुए थे, लघु और कुटीर उद्योगों के साथ जुड़े हुए थे। परिणाम क्या था? भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। ब्रिटिशर ने खेती में फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड भारत के अंदर भेजा। एक बार, दो बार रिजल्ट उसके अच्छे आए, लेकिन बाद में उसने भारत की खेती बाड़ी को भी चौपट करना शुरू किया। उसका प्रभाव वहां भी पड़ा। लघु और कुटीर उद्योगों को यहां से लूट करके लेके गए। कहते हैं ब्रिटिशर भारत से $32 ट्रिलियन की बराबर का सोना इस देश से लूट करके लेके गए हैं। ये विदेशी दास्ता क्या होती है, कैसे उन्होंने भारत को लूट करके अपने आप को समृद्ध किया है, ये उसका नमूना है, ये उसका नमूना है। और उद्योग धंधों को उन्होंने समाप्त किया। कौन नहीं जानता भारत का टेक्सटाइल, भारत टेक्सटाइल का भी हब था। भारत के अंदर वह सब कुछ था जो दुनिया को चाहिए था, दुनिया के पास जो नहीं था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी भारत ने दिया था। तक्षशिला उसका केंद्र था। तक्ष महाराज भरत के पुत्र थे, भगवान राम के अनुज भरत के पुत्र, उनके नाम पर वहीं पर दुनिया का पहला व्याकरण देने वाले पाणिनि का जन्म भी हुआ है। ये वही तक्षशिला विश्वविद्यालय है जिसने अपने इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसने दुनिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी थी। वहीं पे चरक हुए जो दुनिया का पहला चिकित्सक, आयुर्वेद के ग्रंथों की रचयिता जिन्होंने रचे थे, इसी विश्वविद्यालय में रचे थे। यही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को पहला मेडिकल का सर्जन सुश्रुत के नाम पर दिया था। आयुर्वेद के उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में रचे गए थे। और इसी विश्वविद्यालय में जीवक नाम का एक वैद्य भी था, राजवैद्य जिन्हें कहते हैं, जिन्हें औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि उनकी कोई सानी नहीं थी। उनके बारे में कहते हैं कि जब जीवक को अपना अध्ययन पूरा करके वापस आना पड़ा तो अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं, मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, मैंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया। तो उनके आचार्य ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा कैसे मैं ले लूं? उन्होंने कहा मैं यही तो अनुमति चाहता हूं कि आपकी अनुमति मिले तो मैं फिर अपना आगे की व्यवस्था का संचालन करूं। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ, इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाओ और देखो कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। कहते हैं जीवक तक्षशिला के आसपास के जंगलों का छान फांकते हैं, एक एक जगह जाते हैं, जंगलों में 15 दिनों तक व्यतीत करते हैं। और 15 दिनों के बाद जब वापस आते हैं तो उन्होंने अपने आचार्य के सामने विनम्रता के साथ कहा कि नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। तो यही बात फिर उनके आचार्य ने उनसे कही कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी
कोई मंत्र अक्सर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, और कोई मनुष्य अयोग्य नहीं। अगर है इसका मतलब कोई योजक नहीं है, और ये योजक नहीं है, यही हम कह रहे थे। जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। भारत जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का देश है, जब 1947 में यह देश स्वतंत्र होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में जिसका कभी हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी, 2% तक सीमित रह गया था, मात्र 2%। आगे की यात्रा आपके सामने आपने देखी होगी। पिछले 11 वर्षों में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। आज ये भारत 2014 में जो दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गया था, आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, और इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, दुनिया के अंदर सबसे अधिक आर्थिक विकास के साथ भारत बढ़ रहा है। जब भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य आंखें मूंद करके चुपचाप नहीं बैठ सकता। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भी अपेक्षाएं हैं, उनकी भी आकांक्षाएं हैं, और नैतिक रूप से उन अपेक्षाओं और उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना हमारा धर्म बनता है। और यही हमारा धर्म है, जिस धर्म का निर्वहन करने के लिए पिछले 8.5 वर्षों से हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश, भारत की जो ग्रोथ थी, उस ग्रोथ में उत्तर प्रदेश का योगदान पहले था। याद करिए, 1947 में देश जब आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन भारत की आर्थिक प्रगति में 14% थी, और 2016 में जब हम लोग आए, ये घट करके 8% रह गया था, मात्र 8%। उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था रह गया था, आबादी सबसे बड़ी, अर्थव्यवस्था 7वीं, और देश के आर्थिक प्रगति में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन केवल 8% रह गया था। इन 8-8.5 वर्षों के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रयास किए गए, हर एक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वो आप सबके सामने है। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करना भी एक सपना था। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये?
आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है।